Good evening, students. So, this is our lecture number 2 on the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. So, जो कोई भी मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं लेक्चर्स बनाता हूं उसके नोट्स मैं पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करता हूं. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस यूट्यूब वीडियो के. वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है. एंड लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. तो अपने फर्स्ट लेक्चर में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया, कैसे आया, उसका प्रेडिसेसर कौन था, ठीक है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इफेक्ट क्या है, क्या ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहा है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहा है, ठीक है. हमने कुछ सेक्शंस को भी रेफर किया था. हमने सेक्शन 168 को रेफर किया था जहाँ पे हमें ये पता चला कि अब जो रूल है वो चेंज हो चुका है. पहले अर्लियर इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ जज दैट ही शुड रिमेन अ साइलेंट स्पेक्टेटर, ठीक है. बट सेक्शन 168 का जो प्रोवाइजो है, जो सेक्शन 168 की जो लैंग्वेज है, वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि जज जो है उसको हमने ये अथॉरिटी दिया है कि ही कैन ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, ठीक है, एट इज ओन डिस्क्रिशन. ऑल्सो अगर कोई भी विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट है तो एट एनी टाइम द कोर्ट कैन क्वेश्चन दैट विटनेस और आस्क एनी क्वेश्चन टू दैट विटनेस, ठीक है. तो हमने ये भी समझा था कि जो जज हैं ही शुड नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर, ठीक है, एंड ही शुड रैदर पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जज टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग? टू इवेंचुअली रीच द ट्रूथ, ठीक है. अब दोबारा उसमें डेल्व नहीं करते हैं, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी. अच्छा ठीक है, एक दो चीज़ें आपको और बता दे रहा हूँ जो पिछले लेक्चर में था. रिवीजन के पर्पस से हमने ये भी समझ लिया था ना कि बीएसए का रोल कब शुरू होता है. बीएसए का रोल ट्रायल में शुरू होता है, ठीक है. तो अब हम लोग सेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे. अब हम लोग टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करना शुरू करेंगे, ठीक है. तो आज हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं. पहला हम लोग करेंगे फैक्ट एंड देन देयर विल बी फैक्ट इन इशू, ठीक है. आइए पढ़ते हैं एक बार. अच्छा उससे पहले ना एक बार इसका सेक्शन 1 कर लेते हैं, फिर उसके बाद फैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं. सो द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023, 25 दिसंबर 2023, ठीक है. 25 दिसंबर 2023 वॉज द डेट व्हेन द प्रेसिडेंशियल असेंट वॉज गिवन टू द बिल. मैंने आपको ये बताया था कि एक सेकंड बिल आया था. फर्स्ट बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ऑन 11th of August 2023, उसको वापस ले लिया गया था. फिर सेकेंड बिल लाया गया था, ठीक है. ओके आइए इसका प्रियम्बल पढ़ते हैं. प्रियम्बल क्या कहता है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल, ठीक है. क्या कहता है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट. व्हाट डू वी मीन बाय कंसोलिडेट? इसका मतलब ये है कि एविडेंस से रिलेटेड जो भी कानून है हम उसको साथ में जोड़ रहे हैं, ठीक है. एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल. एंड हम एक कानून के साथ आ रहे हैं जो कि जनरल रूल्स बताता है एंड एविडेंस को प्रोड्यूस करने के प्रिंसिपल्स बताता है ताकि एक फेयर ट्रायल कंडक्ट किया जा सके. दिस इज व्हाट द प्रियम्बल ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 स्टेट्स. इज दैट क्लियर? इससे ज़्यादा कुछ इसमें और जानने की ज़रूरत नहीं है. ओके अच्छा ये आपको पता है ना, जहाँ पे भी टर्म कंसोलिडेट हम यूज़ करते हैं प्रियम्बल में, इसका मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जो एक्ट है, द पर्टिकुलर एक्ट इज एग्जॉस्टिव इन नेचर, ठीक है. इसका मतलब ये है कि एविडेंस से डील करने के लिए हमारे पास कोई भी दूसरा लॉ नहीं है. वन मोर थिंग इज, जहां पे भी आप ये टर्म कंसोलिडेट अगर प्रियम्बल में पढ़ते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो ये पर्टिकुलर लॉ है ये एक जनरल लॉ है एंड नॉट अ स्पेशल लॉ. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम और किसी भी कानून में कोई कंफ्लिक्ट अराइज होता है, कोई भी स्पेशल लॉ में कंफ्लिक्ट अराइज होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो बीएसए है ये एक जनरल लॉ है, ठीक है. जो आपका बीएनएसएस और आपका सीपीसी है ये एक स्पेशल लॉ है, ठीक है. तो अगर जनरल लॉ और स्पेशल लॉ के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट होगा तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? स्पेशल लॉ. ये ध्यान रखिएगा, ठीक है. ओके let's start with section 1. Short title, application and commencement. This act may be called the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, ठीक है. It applies to all judicial proceedings in or before any court including courts martial but not to affidavits presented to any court or officer
नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। अब इसको थोड़ा समझते हैं, यहां पर क्लॉज 1 क्या कहता है। क्लॉज 1 ये कहता है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है। अच्छा, जुडिशियल प्रोसीडिंग हम किसे कहते हैं? हम कब कह सकते हैं कि दिस प्रोसीडिंग इज कॉल्ड एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग? हम किसी प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग सिर्फ तब कहते हैं जहां पर एविडेंस मे लीगली बी टेकन। ठीक है, जहां पर भी एविडेंसेस लिए जा सकते हैं, जिस भी प्रोसीडिंग में एविडेंसेस लेना अलाउड है, उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग की जो डेफिनेशन है ना, वो आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर नहीं मिलेगी। वो डेफिनेशन आपको मिलेगी बीएनएसएस के अंदर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज M। तो आप यहीं पे अगर बैरेट खोल के रखे ना, तो उसमें ऊपर लिख लीजिएगा जुडिशियल प्रोसीडिंग के ऊपर ऐसे एरो बना के सेक्शन 2M ऑफ बीएनएसएस। ठीक है। इन और बिफोर एनी कोर्ट इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। What do we mean by in or before any court? In the court means, in court means in the premises of court, premises of courtroom। ठीक है। एंड बिफोर एनी कोर्ट का मतलब यहां पर यह है कि लाइक यू नो कोर्ट जब किसी कमिश्नर को अपॉइंट करता है एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, तो वहां पर कोर्ट जो कमिश्नर को अपॉइंट कर रहा है, वो कमिश्नर क्या है? द कमिश्नर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द कोर्ट and he is authorized to record the evidences. So that is what we mean by in or before any court. So that person will be covered under before any court. Is that clear? फिर से पढ़ते हैं। It applies to all judicial proceedings in or before any court. अच्छा, कोर्ट की डेफिनेशन ना आपको सेक्शन 2 के अंदर मिल जाएगी यहीं पर। ठीक है, सेक्शन 2A जो है इट डिफाइंस कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल। तो यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोर्ट्स मार्शल भी आएगा। ठीक है, बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। तो हमें यहां पर क्या पता चला कि सेक्शन 1 जो है बीएसए का, इट सिंपली सेज दैट बीएसए विल अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, इट विल अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग दैट विल बी कंडक्टेड इन और बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है, एंड द टर्म कोर्ट विल इंक्लूड कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली जो हमारा डिफेंस है, नेवी आर्मी एंड एयरफोर्स, उनके अपने मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, उनके अपने मिलिट्री रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उनके अपने खुद के कानून होते हैं जिसके बेसिस पर उनकी प्रोसीडिंग की जाती है। तो जब भी किसी मिलिट्री कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग हो रही है, तो उसके ऊपर भी बीएसए का सेक्शन 1 अप्लाई होगा। ठीक है, और वहां पर भी मतलब बीएसए जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल बट नॉट टू एफिडेविट्स। एफिडेविट क्या होता है? व्हाट इज एन एफिडेविट? एफिडेविट इज कॉल्ड एज द स्टेटमेंट ऑफ अ डेपोनेंट, द स्टेटमेंट ऑफ अ डेपोनेंट ऑन ओथ। ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ अ डेपोनेंट ऑन ओथ। यहां पर एफिडेविट को एक्सक्लूड क्यों किया है, ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप मान लीजिए एक सिविल सूट में प्लेंट फाइल करते हैं, ठीक है, और ये बात आपको पता है ना, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एक सिविल सूट कब इंस्टीट्यूट हो जाता है? विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। ठीक है, विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। साथ ही साथ सीपीसी में ऑर्डर्स के अंदर यह भी कहा गया है कि जो आपका प्लेंट है इट शुड बी अकम्पनीड बाय एन एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट मतलब बेसिकली क्या है? अब देखिए, जो प्लेंट होता है वो तो जिस इंसान के साथ गलत हुआ है, जिसका सिविल लीगल राइट वॉयलेट हुआ है, जिसके पास कॉज ऑफ एक्शन है, वो तो प्लेन ड्राफ्ट करता नहीं है। प्लेन ड्राफ्ट करने के लिए वो किसी वकील के पास जाता है, वकील उस बंदे की पूरी बातें सुन के उस प्लेंट को ड्राफ्ट करता है। ठीक है, अब ड्राफ्ट तो उसने किया है, लेकिन ये शब्द किसके हैं? ये शब्द उस पीड़ित इंसान के, उस विक्टिम के हैं। ठीक है, जिसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ठीक है, तो अब उसने ये बातें वकील को बोली हैं, वकील ने वो सारी की सारी बातें प्लेंट में लिखी हैं, तो एफिडेविट साथ में एक अटैच कर देते हैं प्लेंट के। ठीक है, जहां पर ये लिखा होता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेंट है ये ड्राफ्ट काउंसिल के द्वारा किया गया मेरे डायरेक्शन पे, और नीचे उसके साइन होते हैं। ठीक है, ऐसे आपका एफिडेविट होगा। यहाँ पर कोर्ट का नाम रहता है, यहाँ पे पार्टीज का नाम रहता है। ठीक है, यहाँ पर
आई एक्स वाई जेड, ठीक है, रेसिडेंस ऑफ दिस एंड दैट, ऐसे करके लिखा रहेगा। फिर पहला पॉइंट आएगा, फिर दूसरा पॉइंट आएगा, दैट आई एम वेल कन्वर्जेंट विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड द accompanying plaint हैज बीन ड्राफ्टेड बाय माय काउंसिल, ऐसे लिख के रहता है एफिडेविट के अंदर, ठीक है। एंड नीचे डेपोनेंट पे साइन होता है, ठीक है। फिर साइन होने के बाद इसका हम नोटरी करवाते हैं, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 139 सीपीसी, आई गेस 139 ही है, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। आई एम नॉट प्रीटी श्योर बट इट शुड बी 139 ऑफ सीपीसी। कौन कौन ये एफिडेविट पे लाइक नोटरी कर सकता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। उसका नोटरी करवाते हैं, ठीक है, कि मतलब ये बंदा जो है इसने मेरे सामने ही सिग्नेचर किया है, मैं ये चीज़ ऑथराइज करता हूँ, ठीक है। समझ गए ना एफिडेविट क्या होता है लूज टर्म्स में। तो एफिडेविट जो है इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ एविडेंस। वाई? क्योंकि आप प्लेंट अगर ड्राफ्ट करवा रहे हो तो ऑब्वियसली आप प्लेंट में जो भी बातें लिखोगे वो आप अपने फेवर में लिखोगे, ठीक है। अब आपने अपने फेवर में चीज़ों को लिखी है तो हम उसको एविडेंस कैसे मान सकते हैं। अब आपको ये बात पता होगा कि दो प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब स्टेटमेंट तो कई प्रकार के होते हैं, मैं ऐसी एक क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूं, एक्सकल्पेटरी एंड इनकल्पेटरी, ठीक है। एक्सकल्पेटरी हम उस स्टेटमेंट्स को कहते हैं विच इंडिकेट टुवर्ड्स समवन एल्सेस गिल्ट, समवन एल्सेस गिल्ट। इनकल्पेटरी हम उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं विच इंडिकेट टुवर्ड्स द पर्सन्स द डेपोनेंट्स गिल्ट, ठीक है। अब प्लेंट में जो भी बातें लिखी गई होंगी वो क्या होंगी, वो सारी की सारी एक्सकल्पेटरी होंगी। वो किसी और पर्सन के ऊपर एक एलिगेशन लगाएगा कि इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया है जिसकी वजह से मेरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है और उसके लिए इस पर्टिकुलर पर्सन से मुझे मुआवजा दिलवाइए, डैमेजेस दिलवाइए। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब आप अपने फेवर में कोई चीज लिख रहे हो, अब उसको हम एविडेंस कैसे मान ले। दैट्स वाई एफिडेविट जो है इट हैज बीन एक्सक्लूडेड एज एन एविडेंस। बट मैं आपको एक बात बता दूं, इसका एक एक्सेप्शन भी है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस चीज़ के, ठीक है। जो सीपीसी है ना, वो ये कहता है कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ है दैट कैन बी कंडक्टेड वाइड एन एफिडेविट, ठीक है। मतलब एग्जामिनेशन, अब आपको ये बात पता होगा 3 प्रकार के एग्जामिनेशन होते हैं। जब एक विटनेस को कॉल किया जाता है तो सबसे पहले उसका चीफ होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। जब एक विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाता है तो वो 3 प्रोसेस से गुजर सकता है। चीफ, वो तो मैंडेटरी है, वो तो आपको करना ही है, वो आके बताएगा पूरे सर्कमस्टांसेस को। देन देयर विल बी क्रॉस, जो ऑपोजिट वकील है, ऑपोजिट पार्टी है, वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे एंड उनका पर्पस ये रहेगा कि जो भी ये बंदा जो बातें कह रहा है इसकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाए, ठीक है, टू स्ट्रक ऑफ इज रिलायबिलिटी। एंड देन देयर विल बी री एग्जामिनेशन दैट इज ऑल्सो डिस्क्रिशनरी, नॉट मैंडेटरी। मतलब अगर क्रॉस में उस पर्टिकुलर पर्सन की जो रिलायबिलिटी है अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, तो ऑपोजिट पार्टी यानी कि जो जिस पार्टी ने उसको बुलाया था फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ, वो उसका री एग्जामिनेशन भी कर सकता है, ठीक है। तो बाय वर्च्यू जो सीपीसी है वो ये कहता है कि जो चीफ है ना वो एफिडेविट के थ्रू भी किया जा सकता है, बट दैट इज अ पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है, अगर इसका प्रॉपर क्रॉस हो तो। अब लेट्स नॉट डेल्व इनटू दैट, बस मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि जो एफिडेविट है वो मतलब बेसिकली एविडेंस नहीं है। फिर से इसके बाद पढ़ते हैं। इट अप्लाइज टू दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, बीएसए अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल, बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर के पास जो भी प्रोसीडिंग होती है उसके ऊपर भी बीएसए की एप्लीकेशन नहीं होती है, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि जो आर्बिट्रेटर होते हैं वो अपनी प्रोसीडिंग खुद ही ड्राफ्ट करते हैं, मतलब कैसे जो प्रोसीडिंग होगी वो खुद ही बताते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजीट अपॉइंट, दैट इज 1 जुलाई 2024। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। ओके, तो हमने सेक्शन 1 कर लिया। लेट्स मूव टुवर्ड्स फैक्ट। देखिए मैंने सेक्शन 1 के नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, ये बस बहुत बेसिक है, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ बताने की आपको उतनी आवश्यकता थी, बट फिर मैंने बता दिया आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड विथ फैक्ट, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, फैक्ट को एंड फैक्ट एंड इशू को, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। एक सेकंड में ये पार्ट हटा देता हूँ।
सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है? फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मीन्स एंड इंक्लूड्स? हाउ डू वी इंटरप्रेट मीन्स एंड इंक्लूड्स? आपको यह बात तो पता होगा, अगर किसी डेफिनेशन में सिर्फ द टर्म इंक्लूड्स हैज बीन यूज्ड, ठीक है, इफ ओनली द टर्म includes has been used, this means the definition is inclusive but not exhaustive. ठीक है, ये समझ लीजिए. देन अगर किसी भी डेफिनेशन में कोई भी ऐसा प्रोविजन है जो किसी चीज को डिफाइन कर रहा है, वहां पर आपको मीन्स मिलता है, तो दिस इंडिकेट्स दैट द डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव. ठीक है, बट यहां पर क्या कह रहा है? फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स. अब यहां पर ये एग्जॉस्टिव है कि एग्जॉस्टिव नहीं है, ये सवाल खड़ा हो जाता है. देखिए, जहां पे भी आप मीन्स एंड इंक्लूड्स की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा ही जो क्लासिफिकेशन होती है, द क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज एग्जॉस्टिव, बट द इलस्ट्रेशंस वो एग्जॉस्टिव नहीं होते. देयर कैन बी फर्दर इलस्ट्रेशंस. Is that clear? मतलब the definition, the classification is exhaustive, but the illustrations which has been provided in the particular definition in the particular provision, they are not exhaustive. There can be further illustrations to the provision. ठीक है, समझ में आ गया आपको means and includes का मतलब? So fact, means and includes. आगे पढ़ते हैं. Anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses. Any mental condition of which any person is conscious. अब इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे. रुकिए, मैं यहीं पे समझा देता हूं, इसको हटा देता हूं. तो अभी जो हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज F को पढ़ा, उसको पढ़ के हमें क्या समझ में आया? उसको पढ़ के हमें यह समझ में आया कि देयर कैन ओनली बी 2 क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स. ठीक है, दैट द फैक्ट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 ओनली. द फर्स्ट इज फिजिकल फैक्ट एंड द सेकेंड वन इज मेंटल / साइकोलॉजिकल फैक्ट. ठीक है, इज दैट क्लियर? फिजिकल एंड मेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्ट. फिजिकल फैक्ट हम किसे कहते हैं? फिजिकल फैक्ट हम उसे कहते हैं जहां पर देयर इज समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस. ठीक है, फिजिकल फैक्ट आर सच विच कैन बी परसीव्ड थ्रू द सेंसेस. ऑन द अदर हैंड, मेंटल फैक्ट्स आर सच of which a person is conscious about. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि फिजिकल फैक्ट हम उसे कहेंगे जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव कर सके. परसीव कैसे कर सके? एक विटनेस है, ठीक है, सपोज विटनेस सी है, उसने ए को बी को मारते हुए देखा, मर्डर कमिट करते हुए देखा. तो सी ने अपनी आंखों से ए को बी का मर्डर कमिट करते हुए देखा. तो ये क्या है? ये एक फिजिकल फैक्ट है, बिकॉज द एक्ट हैज बीन परसीव्ड बाय सी थ्रू हिज सेंसेस. द एक्ट हैज बीन परसीव्ड बाय सी थ्रू हिज सेंसेस. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मेंटल फैक्ट क्या हो जाएगा? अब देखो, सी ने ए को मर्डर कमिट करते हुए देखा. सी ने ए को देखा कि वो बी को गोली मार रहा है. अब यहां पर सपोज क्या हुआ कि बी ने ही ए को एक गन दी थी और बोला कि भाई ये जो गन है ना, ये लोडेड नहीं है. ठीक है, ये गन लोडेड नहीं है, अनलोडेड है ये गन. ए ने बोला अच्छा क्या बात कर रहा है, मेरे को तो भरोसा ही नहीं तेरे ऊपर. बी कहता अच्छा ठीक है, काम कर, ये गन मेरे माथे पे रख और चला के दिखा. अब ए ने बी की बात का भरोसा किया कि ये गन लोडेड नहीं है और ए ने बी के माथे पे रख के गन चला दी. अब उस समय ए का इंटेंशन था कि नहीं बी का मर्डर कॉज करने का, ये तो ए के माइंड में है, ये तो ए के कॉन्शियस ब्रेन में है. इज दैट क्लियर? ये तो ए के कॉन्शियस ब्रेन के अंदर है ना कि वो बी को जेन्युइनली मारना चाहता था, या उसको ये चीज लगा था कि जो गन है उसके अंदर कोई बुलेट्स नहीं है, वो लोडेड नहीं है.
तो ए की इंटेंशन थी कि नहीं थी, ये क्या है, ये एक मेंटल फैक्ट है, बिकॉज इट इज इनसाइड द कॉन्शियस माइंड ऑफ ए। मैं रेड कलर यूज करता हूं, ज्यादा बढ़िया है, या फिर ये ग्रीन यूज करता हूं, येलो थोड़ा सा शायद आई गेस लाइट हो जा रहा है काफी। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि जो फैक्ट्स हैं दे कैन ओनली बी क्लासिफाइड इनटू टू, इधर फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट। ठीक है, ओके। अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फिजिकल फैक्ट इज समथिंग विच कैन बी सीन कॉमा फेल्ट कॉमा सीन फेल्ट, और किसी चीज की स्मेल आ रही है। मान लो कोई इंसान है, उसको जला के मार दिया गया, तो जब कोई इंसान जलता है तो उसके बॉडी के जलने की स्मेल फैल जाती है, तो वो स्मेल भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल फैक्ट, बिकॉज द थिंग, द स्मेल, इट कैन बी परसीव थ्रू सेंसेस। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, मेंटल फैक्ट में क्या क्या आ जाएगा? मेंटल फैक्ट में आपका आ जाएगा इंटेंशन। अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें एक ही इंटेंशन थी मर्डर कॉज करने की, नहीं थी। ये क्या हो गया? हाँ, एक ही इंटेंशन थी मर्डर कॉज करने की, नहीं थी, बट सी को लगा कि उसकी इंटेंशन थी मर्डर कॉज करने की, उसने गोली मार दिया। ठीक है, तो इंटेंशन हो गया विच वॉज इनसाइड द कॉन्शियस माइंड ऑफ ए। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है इंटेंशन के बाद? आपका नॉलेज, ठीक है, नॉलेज कॉमा मोटिव, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी मेंटल फैक्ट है, बिकॉज उस इंसान का मोटिव था कि नहीं, उस इंसान को ये नॉलेज था कि नहीं कि अगर वो गन चलाएगा तो उस इंसान की मौत हो जाएगी, उस इंसान का इंटेंशन था कि नहीं उसको मारने का, ये सारी की सारी चीजें उस इंसान के कॉन्शियस ब्रेन के अंदर है, एंड दैट्स व्हाई दीज फैक्ट्स आर मेंटल फैक्ट। और सी ने ए को बी को मारते हुए देखा, ये क्या था? एक फिजिकल फैक्ट, बिकॉज सी ने अपने सेंसेस से ए को बी को मारते हुए देखा थ्रू हिज आईज। फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट में आपको मतलब क्लैरिटी आ गई ना क्या होता है? ठीक है, अब इसमें कुछ चीजों को और समझते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं मेंटल फैक्ट की, तो हम हमेशा कॉन्शियस ब्रेन को रेफर करते हैं। आपको पता होगा ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या चल रहा है वो मैटर नहीं करता, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर क्या चल रहा है सिर्फ वही मैटर करता है। मतलब उस टाइम पर आपके थॉट प्रोसेस क्या है, ओनली दैट थिंग विच मैटर्स। थॉट प्रोसेस एट द रेलेवेंट टाइम। ठीक है, ओनली दैट मैटर्स इनसाइड द कॉन्शियस ब्रेन। वॉट एवर इज इनसाइड योर कॉन्शियस ब्रेन, ओनली दैट थिंग मैटर्स। ठीक है, सब कॉन्शियस ब्रेन के अंदर आपका क्या चल रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना एक तरीके से, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास फैक्ट है फिजिकल एंड मेंटल स्लैश साइकोलॉजिकल, it can further be classified into tangible facts and intangible facts. ठीक है, मतलब tangible is something जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या होता है? tangible. intangible क्या होता है? जो कि हम जिसको छू नहीं सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते, लेकिन वी नो कि वो वहां पर है। intangible में जैसे आपका कॉपीराइट हो गया, ठीक है, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क हो गया, तो इनको ना हम छू नहीं सकते, इनको हम फील नहीं कर सकते, बट दे आर स्टिल देयर, दे आर इनटैंजिबल राइट, नॉट अ टैंजिबल राइट। टैंजिबल में क्या हो जाएगा आपका? लाइक आपका घर, होम, ठीक है, गन, बुलेट फ्रैगमेंट्स, ठीक है, these all are tangible in nature. Intangible is something which cannot be touched, which cannot be seen, which cannot be felt. For example, intention of a person, whether he had the intent to commit an offense or not. चलिए एक बार ये भी समझ लेते हैं लगे हाथ कि इंटेंशन कॉमा मोटिव एंड नॉलेज, इसमें डिफरेंस क्या होता है ये समझना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताने वाला हूं उसमें ये थोड़ा सा रेलेवेंस रखता है। देखिए, मोटिव हम किसे कहते हैं? मोटिव हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स को।
ठीक है, ड्राइविंग फोर्स को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ए और बी ये दोनों एक ही लड़की को पसंद करते थे, सी को, ठीक है। अब सी पड़ गई बी के प्यार में, उसने बोला मेरे को तो बी पसंद है, ए तू थोड़ा गरीब है, तू निकल जा। वो छोड़ो यार, ये सब फालतू मूवी वाले इस चीज़ों को नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जो भी है, मतलब सी जो है वो बी के प्यार में चली गई। अब ये तो भाई हमें पता है कि ए और बी दोनों ही सी को पसंद करते हैं। अब बी जो है उससे सी पट गई, ये बात ए को अच्छी नहीं लगी, तो अब ए ने ये इंटेंशन बना लिया कि उसको बी का मर्डर कॉज करना है, ठीक है। अब उसने ये इंटेंशन बना लिया कि उसको बी का मर्डर कॉज करना है, तो यहां पर मोटिव क्या हुआ? मोटिव यहां पर सी हुई कि सी का बी से पट जाना, ए को ये मोटिव दे दिया कि उसको बी का मर्डर कॉज करना है। नाउ व्हाट इज इंटेंशन? इंटेंशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका जो ड्राइविंग फोर्स था कि आपको ये चीज करना है, उसका रीजन ये है, ठीक है, तो वो चीज आपको करना कैसे है वो इंटेंशन बताता है। आपका इंटेंशन है कि आपको मर्डर कॉज करना है, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स आपका क्या है कि सी जो है वो बी से पट गई, मोटिव आपका क्या है कि सी बी से पट गई, आपको अच्छा नहीं लगा, अब आपको बी का मर्डर कमिट करना है, ये आपका इंटेंशन है, ठीक है। तो इंटेंशन बेसिकली यहां पर ये है कि आप वो कैसे करोगे, ठीक है। आप गन से उसको गोली मारोगे या फिर बी के खाने में जहर मिला दोगे, वॉट एवर देयर इज। नॉलेज हम उसे कहते हैं जहां पर आपको वेयर यू आर अवेयर ऑफ योर एक्शंस, ठीक है। अब सपोज ए को बी का मर्डर नहीं कॉज करना है, ए को बी को बस हर्ट पहुंचाना है, उसको नुकसान पहुंचाना है, बड़ा गुस्सा है, लेकिन इतना गुस्सा नहीं है कि बी का मर्डर कॉज कर दे, उसको पता है एक जाएगी दूसरी आएगी, ठीक है, लेकिन उसको पीटना चाहता है बी को। अब ए गया बी को पीटने, ठीक है, पीटने गया, वो एक सपोज एक लकड़ी की स्टिक लेके गया, अब ए बी को मार रहा लकड़ी की स्टिक से, उसको नॉलेज उसका जो कॉन्शियस ब्रेन है उसके अंदर बस ये है कि मेरे को बी को थोड़ा पीटना है, उसको एक सबक सिखाना है, लेकिन वो लकड़ी उसके किसी ऐसे वाइटल पार्ट पे लग गया बी के, जिससे उसकी मौत हो गई। अब क्या ए को इस चीज़ का नॉलेज था कि अगर वो उसको उस पर्टिकुलर पार्ट पे गलती से मार देगा तो उससे बी की डेथ हो जाएगी? सपोज कई बार होता है, कुछ लोग लाइक आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि आप हंसी मजाक में किसी को उसके चेस्ट पे बम्प देते हो हल्का सा, कई बार उसमें भी इंसान मर जाता है। तो आपको नॉलेज था कि वो बम्प देने से वो इंसान मर जाएगा? नहीं, बट मर गया इंसान। तो क्या ए को ये नॉलेज था कि उसके एक्ट से बी का मर्डर कॉज हो सकता है? ठीक है, ओके। एक बात आपको और बता देता हूं, एक एक्ट जो होता है, एक्ट एज पर द बीएनएस, ठीक है, आपका जो कर्म है, जो आपका दुष्कर्म नहीं, जो आपका कर्म है, ठीक है, एक एक्ट को खाली 3 प्रकार में क्लासिफाई किया जा सकता है। एन एक्ट कैन ईदर बी इंटेंशनल, ठीक है, एन एक्ट कैन ईदर बी नेग्लिजेंट और इट कैन ईदर बी एक्सीडेंटल, ठीक है। जैसे यहां पर ए ने बी की जो डेथ कॉज कर दी वो स्टिक से मारते हुए, इट वॉज एन एक्सीडेंटल डेथ बिकॉज ए का इंटेंशन नहीं था उसका डेथ कॉज करने का, ठीक है। अब चलिए इसमें ज़्यादा डेल्व नहीं करते हैं, ठीक है। एक्ट कैन ईदर बी 3, इंटेंशनल, नेग्लिजेंट और एक्सीडेंटल। अब यहाँ पे कुछ लोग रेकलेसनेस सोच सकते हैं कि रेकलेसनेस इज द 4th टाइप ऑफ एक्ट, दैट इज नॉट ट्रू। रेकलेसनेस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर नेग्लिजेंट। रेकलेसनेस इज बेसिकली अ ग्रेव फॉर्म ऑफ नेग्लिजेंस, ग्रेव फॉर्म ऑफ नेग्लिजेंस, टू कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। 4th फॉर्म मत एग्जाम में लिख के आइएगा, ठीक है, इंटेंशनल, नेग्लिजेंट एंड एक्सीडेंटल। मैं आपको एक बात और बता दे रहा, जो मैंने आपको मीन्स एंड इंक्लूड्स के रिगार्डिंग बताया था कि पीटी में प्रीलिम्स टेस्ट में अगर आपसे पूछता है कि जो बीएसए में सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ है, जो उसमें मीन्स एंड इंक्लूड यूज हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो आप हमेशा बोलोगे इंटरप्रिटेशन यही है कि दैट द डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव फॉर पीटी ओनली, आई एम सेइंग, ठीक है। लेकिन जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पे आप बोलेंगे द डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव बट देयर कैन बी फर्दर इलस्ट्रेशंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, आपको ये पता है ना, एक क्राइम कमिट करने के लिए मेंस रिया एंड एक्टस रियस होना चाहिए। मैं एकदम लूजली बता रहा हूं, जब मैं आपको बीएनएस पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिटेल में बताऊंगा, अभी बता रहा हूं बस आपको। मेंस रिया का मतलब आपका गिल्टी माइंड होना चाहिए एंड उस गिल्टी माइंड के प्रिटेक्स्ट में आपका एक्ट होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो एक्टस का मतलब होता है, इट इज अ लैटिन टर्म, इट मीन्स कंसिक्वेंस ऑफ अ ह्यूमन एक्शन, कंसिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट / एक्शन। और रियस का मतलब होता है
विच इज पनिशेबल। ठीक है, ये अभी आप समझ लीजिए मेन सी और एक्ट सीरियस। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। एक ऑफेंस जो होता है, एक ऑफेंस जो होता है, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज, लाइक फॉर एग्जांपल बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कोएट, इनकोएट। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कोएट एंड इनकोएट? कोएट मतलब होता है एन ऑफेंस विच इज कंप्लीट। इनकोएट मतलब अधूरा, मतलब देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस जिसको अगर अधूरा भी छोड़ दोगे ना तब भी वो ऑफेंस ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन भी करते हो, आपने वॉर नहीं किया स्टेट के अगेंस्ट में, लेकिन स्टिल वो प्रिपरेशन इनकोएट ऑफेंस है, बट स्टिल इट इज पनिशेबल। इज दैट क्लियर? ठीक है, बट एन ऑफेंस कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड इनटू टू एज फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूं कि ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा। इट रिलेट्स टू द मेंटल फैक्ट, इट रिलेट्स टू द मेंटल फैक्ट। हाउ इट रिलेट्स टू द मेंटल फैक्ट मैं आपको बताता हूं। फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी हम उसे कहते हैं जहां पर इंटेंशन, कॉमा नॉलेज, कॉमा मोटिव, ठीक है, ये सब इरेलेवेंट होता है। आपका इंटेंशन था कि नहीं था वो ऑफेंस कमिट करने का, नॉलेज थी कि नहीं थी आपको वो ऑफेंस कमिट करने की, मोटिव था कि नहीं आपका, ये सब इरेलेवेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल किडनैपिंग, आप किसी बच्चे को, ठीक है, अगर आप किसी शायद 18 साल की एज है, ठीक है, अगर आप किसी भी 18 साल से कम के बच्चे को अपने साथ उसके पेरेंट्स के बिना परमिशन के किसी ऐसी जगह पे ले जाते हो, मतलब कहीं पे भी लेके जाते हो विदाउट द परमिशन ऑफ द पेरेंट, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस, चाहे आपका इंटेंशन था या नहीं था। ठीक है, ओके, किडनैपिंग हो गया, पब्लिक न्यूसेंस हो गया। ठीक है, आप रात के 11 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक पार्टी कर रहे हो, किसी आपके दोस्त का बर्थडे है, आप पूरी रात बड़े से डीजे में गाना चला रहे हो, जिसकी वजह से जिनको कल ऑफिस जाना है वो सो नहीं पा रहे। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने पब्लिक न्यूसेंस किया, इवन तो आपका इंटेंशन नहीं था किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी को ऐसे परेशान करने का, बट स्टिल इट इज़ एन ऑफेंस, इट इज़ अ पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, तो यहां पर अगर आपका मेंटल फैक्ट एब्सेंट है तब भी, अगर आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट एब्सेंट है तब भी आपका एक्ट जो है इट इज पनिशेबल। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस आर सच वेयर मेंस रिया इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल थेफ्ट, थेफ्ट का एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट है। व्हाट इज थेफ्ट? थेफ्ट कैन बी सेड एज, थेफ्ट को हम लोग कैसे कह सकते हैं, एक सेकेंड, कब हम कहते हैं कि थेफ्ट का ऑफेंस कमिट हो गया है? जब आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो। ठीक है, थेफ्ट तभी होगा जब आपका इंटेंशन जो है वो डिसऑनेस्ट है, मैलिफाइड इंटेंशन है आपका, और उस मैलिफाइड इंटेंशन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को अगर मूव भी कर देते हो तो वो थेफ्ट होता है। ऐसे आपको समझाने के लिए बता दे रहा। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी की गाड़ी की चाबी रखी है, आपने कुछ नहीं किया, उसको अपने साथ नहीं रखा, उसको ना चुपचाप उठा के किसी ऐसी जगह रख दिया जहां पे उस बंदे को मिले ना। ठीक है, आपका इंटेंशन ये था कि जब ये बंदा परेशान होकर चाबी ना ढूंढ पाए और चले जाए ऑफिस, तो तुरंत आप वो चाबी लेके उसकी गाड़ी चोरी कर लोगे। ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट को मूव किया, आपने डायरेक्टली चोरी नहीं की है, तो जस्ट बिकॉज यू हैव मूव द ऑब्जेक्ट इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी थेफ्ट। इज दैट क्लियर? तो दो प्रकार के यहाँ पे ऑफेंसेस होते हैं, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ये मैंने आपको क्यों बताया? ये मैंने आपको यहाँ पे मेंटल फैक्ट के रेलेवेंस में बताया कि एक जगह पे मेंटल फैक्ट इज नेसेसरी, ठीक है, and on the other hand in fault based liability the mental fact is not necessary. is that clear? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं सेक्शन 21F को। what does it say? Fact means and includes, it means that the classification is exhaustive but there can be further illustrations. Anything, thing क्या होता है? कोई भी चीज, thing like blood stains, ठीक है, blood stains, कॉमा बुलेट फ्रैगमेंट्स, ठीक है, गन, कुछ भी, मतलब कोई भी चीज आप ले लो। ठीक है, इट मीन्स एनीथिंग, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्टेट ऑफ थिंग्स? स्टेट ऑफ थिंग्स हम उसे, देखो, स्टेट ऑफ थिंग्स को हमें कनेक्ट करना होता है in order to ascertain whether that person has committed an offense or not. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम,
एक एग्जांपल लेते हैं कि ए का सी के साथ अफेयर था और ए की जो बीवी थी, ए डब्ल्यू उसको मैं कर दे रहा, ए की जो बीवी थी ये बात उसको पता था, ए की जो बीवी थी ये उसको पता था कि ए का सी के साथ अफेयर है, ठीक है। तो ए जो है वो अपनी शादी से नाखुश भी था, ही वॉज अनहैप्पी इन हिज मैरिज, ठीक है, मैरिज में वो खुश नहीं था। तो इट इज अ स्टेट ऑफ थिंग्स that A was unhappy in his marriage and eventually because of the unhappiness he committed murder of his wife. Is that clear? That is the state of things. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं that person A बहुत बड़ा ड्रंकर्ड है, दारू बहुत पीता है, ठीक है, रोज रात में 9 बजे से लेके 12 बजे तक वो दारू पीता है। तो इट इज अ स्टेट ऑफ थिंग कि 9 से 12 के बीच में जो ए इंसान है ये हमेशा ड्रंक रहता है। इट इज अ स्टेट ऑफ थिंग्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ थिंग्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रिलेशन ऑफ थिंग्स? रिलेशन ऑफ थिंग्स इज वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है, ए इज द फादर ऑफ बी, इट इज अ रिलेशन ऑफ थिंग कि ए जो है वो बी का बाप है। एक सेकेंड, हाँ, ए जो है वो बी का बाप है, इट इज अ रिलेशन ऑफ थिंग। या फिर फॉर एग्जाम्पल मान लो ए ने बी का मर्डर कमिट किया है, हमेशा ए बी ही मरते हैं भाई, पता नहीं क्यों, ठीक है, ए ने बी का मर्डर कमिट किया है, तो जो नाइफ है उसके ऊपर बी के ब्लड स्टेन्स हैं, बीज ब्लड स्टेन्स। व्हाट इज दिस स्टेट रिलेशन ऑफ थिंग्स? ठीक है, रिलेशन ऑफ थिंग्स। आगे आगे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नाइफ के ऊपर ए के फिंगरप्रिंट्स हैं, तो व्हाट इज दिस रिलेशन ऑफ थिंग्स? इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई भी ऐसा मेंटल कंडीशन लाइक इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ विच द पर्सन इज कॉन्शियस, ही इज कॉन्शियस अबाउट इट, ठीक है, इज नॉट अनकॉन्शियस, ही इज कॉन्शियस, ठीक है। आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन इसके क्या क्या है। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। इट इज अ फैक्ट that there are certain objects arranged in a certain place, arranged in a certain order in a certain place is a fact। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई म्यूजियम है, म्यूजियम में चीज़ें ना एक पर्टिकुलर जगह पर अरेंज्ड रहती हैं, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट विच कैन बी परसीव थ्रू सेंसेस, इट इज अ फिजिकल फैक्ट। इज दैट क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे? इलस्ट्रेशन ये किससे रिलेट करता है? फिजिकल फैक्ट। वाई? बिकॉज दैट थिंग कैन बी परसीव थ्रू आवर सेंसेस, कि एक पर्टिकुलर घर में, एक पर्टिकुलर प्लेस में जो सर्टेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज्ड रहते हैं। इज दैट क्लियर? सेकेंड, दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। अब बताइए क्या है? इज इट अ फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट? इट इज अगेन अ फिजिकल फैक्ट। वाई? बिकॉज the thing, the hearing of something, it is perceived through the senses, through the ears, so it is a physical fact. That the person said certain words is a fact, again it is a physical fact. Why? because जो उसने शब्द बोले वो किसी के कान में गए और उसने अपने कान से उन शब्दों को सुना, यानी कि उसने सेंसेस से उन शब्दों को परसीव किया, तो इट इज अ फिजिकल फैक्ट। फोर्थ, that a person holds a certain opinion, हैज़ ए सर्टेन इंटेंशन, एक्ट्स इन गुड फेथ, ये सब चीज़ें क्या है? ये सारे के सारे मेंटल फैक्ट है, एमएफ लिख दे रहा। और फ्रॉडुलेंटली, और यूजेस अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, और इज और वॉज एट ए स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ ए पर्टिकुलर सेंसेशन इज अ फैक्ट। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? और यूज अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए है, वो बी को चेतक बेच रहा है। अब बी को लगा कि वो चेतक घोड़ा है और ए जो है वो चेतक स्कूटर बेच रहा था, ठीक है। तो अब ए क्या जो कॉन्शियस ब्रेन है उसके अंदर स्कूटर था, बी के कॉन्शियस ब्रेन के अंदर हॉर्स था। तो यहां पर क्या कह रहा है? और यूजेस अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। तो उसने चेतक को किस सेंस में बेचने का प्रयास किया ए ने? इट इज इनसाइड द कॉन्शियस ब्रेन ऑफ ए, सो इट इज अ मेंटल फैक्ट, ठीक है। और इज और वॉज एट ए स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ ए पर्टिकुलर सेंसेशन इज अ फैक्ट। इज दैट क्लियर? आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ और समझाने की आवश्यकता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फैक्ट एंड इशू, लेट्स मूव अहेड विथ फैक्ट एंड इशू। आई गेस मैंने जस्टिस किया है फैक्ट के साथ, आपको काफ़ी अच्छे से समझाया। बस आपको ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल फैक्ट, ठीक है। बाकी मैंने उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको और समझा दी हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशंस भी हमने कर ली हैं। लेट्स
मूव अहेड विथ फैक्ट एंड इशू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आर टुडे. ठीक है, फैक्ट एंड इशू. आइए पढ़ते हैं फैक्ट एंड इशू. What does it say? Facts and issue means and includes. Again, same thing. The definition is exhaustive, but there can be further illustrations. Means and includes any fact from which, either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. Now what does this mean? आइए इसको समझते हैं. What is fact and issue? Let's try to understand. ठीक है, इतने पार्ट में हो जाएगा आई गेस. फैक्ट एंड इशू. जब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ बीएसए की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब देने का प्रक्रिया बताया गया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑफेंस कमिट होता है तो उस ऑफेंस में सबसे पहले आएगा व्हाट टू प्रूव. क्या प्रूव करना है? ए ने बी का मर्डर कॉज किया है कि नहीं, दैट इज व्हाट टू प्रूव. प्रोसिक्यूशन विल ट्राई टू प्रूव कि ए ने बी का मर्डर कॉज किया है. डिफेंस विल ट्राई टू प्रूव कि बी ने ए का मर्डर कॉज नहीं किया है, या फिर जो बी का एक्ट था वो एक्सीडेंटल था, या फिर बी जो है वो 7 ईयर से कम एज का है, डॉली इनका पैक्स. ठीक है, या फिर बी की इंटेंशन ही नहीं थी ए का मर्डर कॉज करने की. इज दैट क्लियर? तो व्हाट टू प्रूव हम कैसे करते हैं? व्हाट टू प्रूव निकल के आता है फैक्ट इन इशू से एंड रेलेवेंट फैक्ट से. ये चार्ट आप लोग प्लीज बना लीजिएगा. ठीक है, इवन तो नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन प्लीज ये चार्ट इंक्लूड कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज हु विल प्रूव. हु विल प्रूव. ठीक है, विच मीन्स बर्डन ऑफ प्रूफ. इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, जो एनआई के ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, मैं चलिए आपको बताता हूं. एक एनआई का हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, और एक आपका पॉक्सो का ऑफेंस हो गया. ठीक है, पॉक्सो का ऑफेंस हो गया. एनआई का ऑफेंस ये कहता है कि अगर कोई चेक बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, मैं एनआई एक्ट भी पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से. ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, अगर कोई चेक डिसऑनर होता है, अगर कोई चेक डिसऑनर होता है, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 139 एनआई एक्ट, अब प्रिजम्पशन विल बी रेज्ड कि जो बंदा चेक इशू किया था किसी और पर्सन को, ये चेक इशू किया गया था फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट. फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट. ठीक है, तो 139 ये प्रिजम्पशन लेके चलेगा कि अगर कोई चेक है, आपने चेक किसी इंसान को दिया, आपने वो चेक ड्रॉ किया अपने बैंक से किसी इंसान को देने के लिए. ठीक है, तो यहां पर अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है, मतलब वो बाउंस कर जाता है, कि मतलब या तो आपके जिस पर्सन ने आपको चेक दिया उसके बैंक अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं था, ठीक है, या फिर जितना पैसा था, जितना रिक्वायरमेंट आपको चेक से था देने का, उससे ज़्यादा चला गया, जो भी है, मतलब वॉट एवर. ठीक है, अगर आपका चेक डिसऑनर होता है, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट, अब प्रिजम्पशन विल बी रेज्ड कि जो चेक है उसको इशू किया गया था फॉर द पेमेंट ऑफ ए डेट. तो इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर ए ने चेक दिया था बी को और ये चेक इवेंचुअली डिसऑनर हो गया, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 139 द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी अपॉन ए टू प्रूव that there was non-existence of legally enforceable debt. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ए के ऊपर हमने बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दिया कि आप प्रूफ करो कि जो चेक आपने दिया था वो किसी डेट के लिए नहीं था. तो एक तो आपका एनआई का केस हो गया, जहां पर जनरली बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर होता है. ठीक है, और एक पोक्सो हो गया. पोक्सो का भी यही कहता है कि अगर किसी चाइल्ड विक्टिम ने
ठीक है, थ्रू हर पेरेंट्स कोई एफआईआर लॉन्च की है, ठीक है, और वो इवेंचुअली ट्रायल तक चला गया, तो ट्रायल में प्रिजम्पशन यही लेके चलेंगे कि उस बंदे ने उस पर्टिकुलर चाइल्ड के अगेंस्ट में कोई घिनौना काम किया है। इज दैट क्लियर? तो सिर्फ यही दो क्रिमिनल ऑफेंस है जहाँ पे प्रिजम्पशन जो है वो एक्यूज के अगेंस्ट में होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज के ऊपर होता है कि वो प्रूफ करे कि उसने ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट नहीं किया है। तो हु विल प्रूव रिलेट्स टू द बर्डन ऑफ प्रूफ। नेक्स्ट इज हाउ विल प्रूव। ठीक है, हाउ द फैक्ट इन इश्यूज विल बी प्रूव्ड। इट विल बी प्रूव्ड थ्रू ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जैसे फैक्ट दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल, वैसे एविडेंस भी दो ही प्रकार के होते हैं, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है फैक्ट इन इशू की, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है, फैक्ट इन इशू को, हाँ, फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स any fact from which either by itself, either the fact by itself or in connection with other facts, or the fact either by itself, either by itself or connection with other facts. Other facts. The existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. So हम ये कह सकते हैं कि fact means, ऐसे इसको यहाँ पे बनाया तो रुकिए, fact से fact in issue निकल के आया, ठीक है, right, liability, disability, ठीक है, और राइट की क्या एक्सटेंट है, नॉन एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस है या नेचर। अब इसको ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, फैक्ट इन इशू, देखिए फैक्ट इन इशू क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो ए है, उसने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि बी जो है वो ए को, चलो इस बार आलू नहीं बेचवाते, इस बार आम बेचवाते हैं। ठीक है, बी जो है वो ए को 100 kg मैंगो सप्लाई करेगा, ठीक है, बदले में ए बी को 1 लाख रुपीस पे करेगा। ठीक है, आई गेस जस्टिफाइड है, 100 kg आम का 1 लाख रुपए, हाँ ठीक है, जस्टिफाइड है, चलो लेके चलते हैं आगे। ठीक है, अब सपोज बी ने 100 kg जो मैंगोज थे वो ए को सप्लाई कर दिए, लेकिन ए ने 1 लाख रुपए बी को नहीं दिए। ठीक है, अब ए ने बी को 1 लाख रुपए नहीं दिए, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बी के पास एक कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर बी के पास कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा जब ए बी को 1 लाख रुपए देने से मना कर दे। कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थ्रू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ कॉज ऑफ एक्शन एक्रूड इन फेवर ऑफ बी। अब बी के पास ये राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो इन्फोर्स करा सकता है, ठीक है, ही कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, ठीक है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10 ऑफ SRA। नहीं, सेक्शन 10 तो जो इंजंक्शन से डील करता है, छोड़ी, ठीक है, रहती है, हाँ ऐसे समझिए। ठीक है, अब यहां पर बी के फेवर में एक कॉज ऑफ एक्शन आया। ठीक है, अब बी ने बेस्ड ऑन दैट कॉज ऑफ एक्शन एक प्लेंट के थ्रू एक सिविल सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, एक सिविल सूट इंस्टीट्यूट कर दिया एक सिविल कोर्ट में। ठीक है, अब बी जो है वो सिविल सूट में क्या असर्ट कर रहा है, वो असर्ट कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, there exists a contract between A and B, ठीक है, that A is liable to pay damages to B,
ठीक है, अब यहां पर बी ये सारी चीजें, यहां पे ये सारे के सारे इश्यूज रेज करेगा बिफोर द कोर्ट। नाउ ए जो है, ए जब वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, ठीक है, तो अपने WS में क्या बोलेगा, दैट द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। इधर ही विल से दिस, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और ए इज नॉट लाइबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म द प्रॉमिस कह लो, प्रॉमिस स्लैश कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहां पर ए ये सारी बातें बोलेगा और बी ये सारी बातें बोलेगा जिसके फेवर में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स ओनली फैक्ट्स इन इशू विल बी फ्रेम्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन द एलिगेशंस एंड द डिफेंस मेड बाय द पार्टीज, द फैक्ट्स इन इशू विल बी रेज्ड। हाउ मैं आपको समझाता हूं। जैसे अभी हमने यहां पर क्या देखा, हमने ये देखा फैक्ट इन इशू includes any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। अब देखिए, जब breach of contract हुआ तो B के पास ये right आ गया कि वो एक सिविल सूट फाइल कर सकता है ए के अगेंस्ट में, ठीक है। बी ने ए के ऊपर ये लाइबिलिटी डाली कि भाई तुम मेरे को डैमेजेस दो क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, ठीक है। ए ने अपने रिटन स्टेटमेंट में ये बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो यहां पर तो मेरी डिसेबिलिटी है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं परफॉर्म कैसे करूं, ठीक है। तो इन सारी चीजों से फैक्ट इन इशू फ्रेम किए जाते हैं। अब उस राइट का एक्सटेंट कितना है, अब आपको कितना नुकसान हुआ है। सपोज आपको 1 लाख रुपए देने थे, अब सपोज बी ने फर्दर भी मतलब कोई ऑर्डर्स दे दिए थे मैंगोस के। अब मैं आपको बताता हूँ क्या बेसिकली मैं कह रहा, जो ये ए बी वाला एग्जांपल है, ठीक है, बी के फेवर में कॉज ऑफ एक्शन आया था क्योंकि ए ने उसको 1 लाख रुपए नहीं दिए थे, ठीक है। अब बी ने क्या किया था, बी ने इस प्रिजम्पशन में कि ए उसको 1 लाख रुपए दे देगा और भी कुछ मैंगोस के ऑर्डर दे दिए थे। अब वो ऑर्डर आ गए लेकिन वो उसका पैसा पे नहीं कर पाए क्योंकि ए ने 1 लाख रुपए नहीं दिए थे। तो आपका कितना राइट है, एक्सटेंट, आपके राइट का कितना एक्सटेंट है, ये डिटरमाइन करेगा फैक्ट इन इशू, ठीक है। आपका राइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्योंकि ए ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहां पर बी का कोई राइट बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आपकी राइट की एग्जिस्टेंस कितनी है, ठीक है, आपकी लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस कितनी है, ठीक है। अगर मान लो ये प्रूव हो गया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो जो ए की लाइबिलिटी थी उसकी नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज व्हाट फैक्ट इन इशू इज। मैं फिर से मेरे को थोड़ा सा, अगर आपको इतनी क्लैरिटी नहीं आई होगी, मैं फिर से एक बार आपको पढ़ के समझा देता हूं। फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। फैक्ट इन इशू हम उस चीज पे फ्रेम करते हैं जहां पर आप कोई एलिगेशंस लगाते हो कि मेरे पास ये राइट है, ठीक है, उस राइट का इतना एक्सटेंट है, उस राइट का ये नेचर है, वो राइट की एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, ठीक है, उस राइट की नॉन एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, उस लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, मतलब वही सेम चीज, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट वगैरह, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें ना फैक्ट इन इशू को फ्रेम करने में हेल्प करती है। इससे फैक्ट इन इशू निकल के आता है। अब ए और बी के बीच में फैक्ट इन इशू निकल के क्या आया कि वेदर देयर एग्जिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, ठीक है, व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ राइट, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस दैट कैन बी क्लेम्ड बाय बी एज ए राइट। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज ये फादर है, इसका ब्रदर है और इसका बेटा है एफएस, ठीक है, इसका बेटा है एफएस। अब एफ की डेथ हो गई, ठीक है, एफ डाइड, ठीक है, हिज हाउस वॉज इन पोजेशन ऑफ हिज ब्रदर, ठीक है। अब
जब एफ की डेथ हो गई, जो उसका घर था वो पोजेशन में था ब्रदर के, उसके, मैं एकदम आपको ईजिली समझा रहा हूँ। एफ का घर है, एफ की डेथ हो गई, ठीक है, उसका जो घर था वो बी के, उसके भाई के पोजेशन में था, ठीक है। एफ एस जो है, एफ एस जो उसका बेटा है, एफ के मरने के बाद कहता है कि भाई जो ये घर है, जो ये घर है, कितना गंदा घर है भाई, ठीक है, जो ये घर है ये एफ एस को मिलना चाहिए, जिसका पोजीशन बी आर के पास है, उसके ब्रदर के पास है, एफ के ब्रदर के पास है, बिकॉज ही इज द ओनली क्लास 1 एयर, ठीक है। एंड जो भाई होते हैं वो क्लास 2 एयर होते हैं, नहीं क्लास 2 भी नहीं होते, ये एग्नेट कॉग्नेट में आते हैं, ठीक है, छोड़े उसको अभी जाते नहीं है। तो ये एफ एस कहता है कि भाई आई एम द ओनली क्लास 1 एयर प्रेजेंट, तो जो ये एफ का घर था ये मेरे पास होना चाहिए, बी आर से पोजीशन छिना जाए, ठीक है। तो एफ एस स्टेट्स, वेट, तो एफ एस सीक्स पोजेशन ऑन द ग्राउंड दैट ही इज द ओनली लीगल एयर और क्लास 1 एयर, ठीक है। जिन्होंने मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट का जिसको नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दे रहा, ठीक है। एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट ये होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर कोई बंदा बिना विल बनाए मर जाए, ठीक है, सपोज एफ की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसने अपने मेहनत से ये प्रॉपर्टी अर्न की है, ठीक है, एंड ही डाइड, तो जब वो मर जाएगा तो क्या होगा प्रॉपर्टी का? सक्सेशन, ठीक है। तो जब सक्सेशन होता है तो प्रॉपर्टी को सबसे पहले क्लास 1 एयर से बांटा जाता है, ठीक है, क्लास 1 एयर से बांटा जाता है। अगर कोई भी क्लास 1 एयर अवेलेबल नहीं है, कोई भी क्लास 1, देखो अगर एक सिंगल क्लास 1 एयर भी अवेलेबल है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी वो लेके चला जाएगा, बट अगर एक भी क्लास 1 एयर अवेलेबल नहीं है तो वहां पर फिर हम लोग जाएंगे क्लास 2 एयर्स पे, ठीक है। अगर कोई क्लास 2 एयर अवेलेबल नहीं है देन विल गो टू एग्नेट एंड देन एट लास्ट विल गो टू कॉग्नेट, ठीक है। तो यहां पर एफएस कहता है कि भाई आई एम द ओनली क्लास 1 एयर प्रेजेंट, सो द होल प्रॉपर्टी विल गो टू मी, विल बिलोंग टू मी, ठीक है। अब यहां पे जो एफ का ब्रदर है, एफ एस ब्रदर, ही सेज दैट देयर इज अ विल इन माई फेवर। भाई कहता है कि देखो ये बंदा जो मर गया है एफ, इसने मेरे नाम पे एक विल बना के गया है। तो अब यहां पर जो बी आर है वो सूट में क्या, अगर कोई सूट फाइल होता है इस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी को लेके, तो वो क्या प्रूफ करेगा? ही विल ट्राई टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ विल, ठीक है। अगर विल की एग्जिस्टेंस आ जाती है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि विल एग्जिस्ट करता है, तो व्हाट इट विल लीड टू? इट विल लीड टू डिसेबिलिटी ऑफ एफएस, ठीक है। अगर विल एग्जिस्ट करता है तो यहां पे बी आर का राइट आ गया प्रॉपर्टी के ऊपर, और अगर बी आर का प्रॉपर्टी के ऊपर राइट आ गया तो एफ एस की डिसेबिलिटी आ गई कि अब वो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता, ठीक है। एंड इट विल लीड टू नॉन इंटरफेरेंस फ्रॉम एफ एस, ठीक है। नेक्स्ट एफ एस क्या प्रूव करेगा? ये तो बी आर की बात हो गई, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट। Now, what will FS try to prove? FS will try to prove that the will is not genuine. Will is not genuine and the signatures are forged. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इशू से एफएस क्या प्रूव करना चाह रहा है? एफएस प्रूव करना चाह रहा है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एफ एस बी आर्स राइट, एफ के भाई का जो राइट है उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाह रहा है। तो मोटा मोटा हम ये समझ गए यहां पर कि फैक्ट इन इशू हम किस बेसिस पर बनाते हैं, हम किस बेसिस पर फ्रेम करते हैं। हम फैक्ट इन इशू फ्रेम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए पर्सनस राइट, ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सनस डिसेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ए पर्सनस लाइबिलिटी, ठीक है। और उस राइट, डिसेबिलिटी और लाइबिलिटी का क्या एक्सटेंट है, उसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस है कि नहीं, और उसका नेचर क्या है, राइट का नेचर क्या है, इसके बेसिस पर हम फैक्ट इन इशू को फ्रेम करते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हम फैक्ट इन इशू तभी फ्रेम करते हैं जब एक इंसान डिनाई करे ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ
सच राइट कॉमा लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी। ठीक है, जब भी कोई इंसान किसी राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी को डिनाई करता है, ओनली देन वी फ्रेम अ फैक्ट इन इशू। आई गेस इट्स क्लियर, आपको समझ में आ गया फैक्ट इन इशू। वो दोबारा पढ़ लेते हैं फैक्ट इन इशू को। ठीक है, ओके। फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स। ठीक है, एक फैक्ट इन इशू हम किसी सिंगल फैक्ट के बेसिस पर भी फ्रेम कर सकते हैं या फिर उसको कनेक्ट कर सकते हैं बाकी फैक्ट से भी, थ्रू विच विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, असर्टेड और डिनाइड। एक बंदा असर्ट कर रहा है एंड दूसरा बंदा उसको डिनाई कर रहा है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो फैक्ट इन इशू किस बात का बनाना। समझ में आया। अब ए ने बोला कि भाई मेरे नाम पे, सॉरी भाई ने बोला मेरे नाम पे विल है, बेटा बोला अच्छा ठीक है विल है, मैं मान लिया विल है। अब उसने मान लिया विल है तो कोई फैक्ट इन इशू फ्रेम ही नहीं होगा यहां पर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब जो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है इसको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, इलस्ट्रेशंस पे आते हैं। इलस्ट्रेशन, ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी एट हिज ट्रायल, द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू। दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, ठीक है, दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज बीज डेथ वॉज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है। A is accused of the murder of B at his trial. The following facts may be an issue. पहला फैक्ट क्या है, that A caused B's death. A caused B's death. This is the first issue. ठीक है, ये इशू क्यों निकल के आया, बिकॉज A is saying कि भाई मैंने मर्डर कॉज नहीं किया है। ठीक है, सेकंड, that A intended to cause B's death. ये सारे प्रोसिक्यूशन के इश्यूज हैं। ठीक है, that A intended to cause B's death. थर्ड, that A had received grave and sudden provocation from B. अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन प्रूव हो जाता है कि बी ने ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया था, तो यहां पर क्या होगा, अगर आप ये प्रूफ कर भी देते हो कि ए ने बी को मारा है, ठीक है, तो लेकिन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंदर मारा है, तो व्हाट विल हैपन, द मर्डर विल कन्वर्ट इनटू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब देखिए इससे क्या हुआ, जो नेचर है पनिशमेंट का वो चेंज हो गया। ठीक है, नेचर भी चेंज हो गया और एक्सटेंट भी चेंज हो गया। पहले नेचर क्या था, मर्डर का था, अब क्या हो गया, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। एक्सटेंट क्या है, मर्डर के लिए आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी मिल सकती है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए कितना आपको मिलेगा, 10 ईयर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ, दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज बीज डेथ वॉज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। ठीक है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि ए जो है he was of unsound mind while committing the murder of B, while causing the death of B. So what it will prove? It will prove the disability of A in causing death of B. Is that clear? आपको समझ में आ गया यहाँ पर क्या, फिर से एक बार लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं। Facts in issue means and includes any fact which either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर यही है, एक बंदा कुछ बता रहा है, कुछ बोल रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, दूसरा बंदा डिनाई कर रहा है कि नहीं उसके साथ ये नहीं हुआ है, एंड इसी के बेसिस पर हम फैक्ट इन इश्यूज को फ्रेम करते हैं। ठीक है, यही है बस, और कुछ नहीं है इसमें, बाकी उतना डेल्व करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इनके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच। आज तो लग रहा है लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।